नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज किस्मत से आलोक रघुवंशी जी मिल गए हैं और हम दोनों का मन हुआ कि हम मूंग पे एक विस्तृत सी चर्चा करें कि आलोक जी क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, फलाना ढिकाना ढिमका जो भी है। तो आलोक जी, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बुआई से। सर देखिए, मेरा कुछ अनुभव है, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। लेकिन उसमें कुछ गलत हो तो आप और सब्सक्राइबर लोग कमेंट्स के जरिए बताएं। पहला तो मेरा मानना है कि हमें वैरायटी का चयन ऐसी वैरायटी करना चाहिए जो हमारे एरिया में अच्छी हो। हमें लोगों की बातों में हवा में नहीं चलना चाहिए। पहली बात, सही बात है। खेत की तैयारी, जैसे हम गेहूं बोते हैं तो मेरा अनुभव है कि जो लोग नरवाई में बोते हैं, मतलब नरवाई के बाद रोटर बीटर चला के और भूसा बनाने के बाद और मूंग बोते हैं, उसमें उतना उठाव नहीं होता है। आग नहीं लगानी चाहिए खेत में, वो बात सही है, बट आग लगे खेत में मूंग का उठाव अच्छा होता है। अच्छा। पहली चीज, मूंग का उत्पादन वैरायटी पे तो निर्भर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्भर करता है मूंग का उत्पादन आपके पानी की व्यवस्था पे। जैसे आप धान के प्लाट में लगाते हो, पानी भर भर के दे रहे हो, वो मूंग कभी पैदा हो ही नहीं सकती, वो उत्पादन कभी नहीं दे सकती। मूंग को चाहिए छींटमा पानी, सबसे पहले बस अपन जिंदा रहने के लिए पानी। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं बीज पे। तो अपने को बीज दर क्या रखनी चाहिए, शेड्यूल में चांस की दूरी क्या रखनी चाहिए, इस बात पे अपन पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले जैसे आप बीज पे चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी बोनी यदि मार्च में होती है, 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन ले सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन वो होती है जो 60 से 65 दिन या 65 से 70 दिन की कैटेगरी में आती है। उसमें आपकी जो 65-70 दिन की कैटेगरी में आती है, उनमें हम 27 है, 65 दिन में आपकी समथिंग सिका है, आपकी सूर्या है, और फिर आपकी JM6 है, JM8 है, JM7 है। बहुत सी मूंग है जो 65-70 दिन की कैटेगरी में आती है। GM5 है, नहीं GM5 60 से 65 दिन की कैटेगरी में आ जाएगी, वो आपकी 63-65 दिन में पक जाएगी। अच्छा। ये जो अभी आपको JM8 JM6 जो बताएंगे, ये 65+ दिन में आती है। अच्छा। हाँ, और फिर आप 60 से 65 दिन में जाएंगे, 60 से 65 दिन में आपकी बहुत सी मूंग आ जाएंगी। 1142 आ गई आपकी। आपकी सिका भी 60-65 दिन की, 65 दिन में सिका भी आ जाती है। फिर आपकी GM5 आ जाती है, 65 दिन में आ जाती है, 63-65 दिन में। फिर आपकी सूर्या आ जाती है, आपकी 60+ में हम 16 भी आ जाती है। 60+ में आप जाएं, बंसी गोल्ड आ जाती है, तलवार 2 आ जाती है, तलवार 1 आ जाती है। ये 60+ में आ गई। फिर यदि आपकी बोनी जाती है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक, तो आपको जाना चाहिए 55 से 60 दिन की कैटेगरी में। इसमें सबसे कम उम्र की 2 मूंग कहलाती हैं। एक होती है PDM 139 जो सम्राट है, पुरानी हो गई है, लेकिन बहुत दिन से, जैसे 322 लाजवाब रही, वैसे उसने भी बहुत नाम कमाए एरिया में। और आज भी बहुत से किसानों की पहली पसंद PDM 139 है। दूसरी मूंग आती है आपकी विराट, जो कम दिन की कैटेगरी में आती है। तीसरे नंबर पे फिर आप जाएं तो लोग बोते हैं और लोग अपने हिसाब से ले आते हैं मूंग को 60 दिन में, 62 दिन में, कोई सफाया डाल के। लेकिन इन दोनों वेराइटी से कम दिन की मेरे हिसाब से कोई मूंग नहीं है। सबसे कम दिन में ये है। फिर उसके बाद 60 दिन की कैटेगरी में यही 55-60 में 1431 है, आ गई है 1431। एक और वेराइटी आ गई है 1641, जिसका कि कहना ही है कि 16 मतलब कि 16 और 41 का 4 मतलब अप्रैल, मतलब 16 अप्रैल तक भी अपन इसकी बुआई कर सकते हैं सर। तो ये वैरायटी भी अच्छी है। हालांकि पिछले साल लगाई थी तो मला टाइप की शिकायत आई थी। इस बार फिर ट्राई करके देखेंगे, सूखती है नहीं सूखती है, क्या होता है। इसके बाद में आप जो 16 अप्रैल की बोल रहे हैं, यदि हम 16 अप्रैल तक बोनी करते हैं तो हमारे पास 2 माइनस पॉइंट होते हैं। एक तो वेराइटी 60 दिन में परिपक्व होती है, 55 से 60 दिन में, उधर आपकी बारिश का सीजन आ जाता है, पहला। दूसरा, जब आपकी वेराइटी फ्लावरिंग स्टेज पे होती है, उस समय हीट मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है,
तो वो उतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाती है। आपको मूंग की मेरे हिसाब से 10 अप्रैल के बाद बोनी नहीं करनी चाहिए। 10 अप्रैल तक जो बोनी हो जाती है वो सुटेबल बोनी होती है, और उसके बाद तो फिर आप जो भी बोना चाहो, जो भी करना चाहो वो कर सकते हैं, लेकिन चलो 10 अप्रैल ठीक है, मगर इस बार फिर 1641 बो के देखेंगे, 1431 बो के देखेंगे। नई वेराइटियों में आपने कुछ वेराइटियों के नाम बताए हैं। अच्छा, मूंग में अगर हम बुआई करते हैं सिडल से तो गहराई क्या रहनी चाहिए? गहराई 1 इंच रहनी चाहिए। मूंग में गहराई की कोई ज़रूरत नहीं है। मूंग को आप छिड़कमा विधि से भी बो सकते हैं। नहीं, बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि गहराई क्या रखनी नहीं, चाहिए। गहराई मूंग में कम से कम गहराई रहनी चाहिए। मूंग में गहराई की कोई ज़रूरत नहीं है। मूंग में अधिक गहराई का ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, हम लोग मतलब अपने क्षेत्र में अधिकतर मूंग सूखे में बोनी होती है, और सूखे की जो भी बोनी होती है वो ऊपर ही होनी चाहिए 1 इंच। यदि आप ज़्यादा गहराई करोगे और सूखे में बोनी करोगे तो वो बीज अंकुरित होने में दिक्कत होगी। और बीज दर आपको 10 किलो से लेके 15 किलो के बीच में, कम से कम 10 किलो, अधिकतम 15 किलो। आपकी सिडिल जिस पे सेट हो जाए 12 किलो फेंक दे, 13 किलो फेंक दे, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिडिल की लाइन से रो से रो की दूरी कम से कम 12 इंच और अधिकतम 16 इंच। मेरा मानना है 12 इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, 12, 14, 16 इंच भी चलेगी। क्यों चलेगी, जो लोग कुल्पा निकालते हैं, जैसे कि हरदा साइड कुल्पा निकालते हैं, तो वो लोग 16 इंच पे बोते हैं। और आपको शुरू में बोनी बेकार लगती है कि 16 इंच की बोनी है, लेकिन जब मूंग फ्लावरिंग करती है और जब वो पौधा बनाती है, आप देखिएगा कि आपके बंड के चारों साइड, मेड़ के कोने पे जो पेड़ होते हैं उनके ढंग से देखो आप। जो पेड़ बिल्ला होता है वो कैसा प्रोग्रेस करता है, उसका तना देखिए आप, वो क्यों करता है। उसको हवा मिलती है, पौधे को हवा मिलनी चाहिए, फैलने के लिए जगह मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, आलोक जी को रोकूंगा, ये इससे सहमत हो या नहीं हो, मगर जैसे 14 या 16 इंच पे अगर हम मूंग बोते हैं तो हमें भाई साहब इसकी बीज दर ज़्यादा रखनी पड़ेगी। फिर 14-15 किलो एकड़ बीज से काम नहीं चलेगा। फिर लगभग 16 से 18 किलो एकड़ बीज डालना पड़ेगा, जब हमें अच्छा लगेगा। आप इससे देखिए, मैं नहीं हूँ सहमत। मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप 6 इंच पे बोते हो और 6 इंच पे आपने 10 किलो बीज डाला, तो वो पास पास आपका 10 किलो बीज डाला। 12 इंच पे डाला तो आपकी रो की दूरी तो दूर हो गई, लेकिन वो एकड़ पे आपकी बीज दर बढ़ जाएगी। पौधे से पौधे की डिस्टेंस कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, 12 किलो आप 6 इंच की जगह पे 12 किलो को आप 12 इंच पे डाल रहे हो, तो आपकी सिडिल में 15 चांस थी, 15 चांस की जगह 12 इंच पे आपकी चांस करने में वो सिडिल में 8 चांस हो गई। 8 चांस में से दाने गिरेंगे, तो बेसिक पौधे से पौधे की दूरी आपकी कम हो जाएगी, सीड से सीड की दूरी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपकी 9 इंच की जगह 12 इंच पे सेडल चली गई। मतलब पिछले चांस की दूरी दूर कर रहे हैं, तो मगर बीज को बढ़ाना नहीं चाहिए, आपका कहना ये है? बीज 15 किलो पर्याप्त है, उससे ज़्यादा नहीं बोना चाहिए। आप ICAR की साइट खोल लीजिए, दलहन अनुसंधान किसी की साइट खोल लीजिए, सब लोग बोलते हैं मूंग का बीज 8 से 10 किलो बस। हाँ, लेकिन 8 से 10 किलो वो बीज बोना चाहिए जिसका जर्मिनेशन 90 प्लस हो। हमने घर का बीज बोते हैं, किसान से लिया बीज बोते हैं, हम गर्मी के सीजन में बो रहे हैं, तो हमको उसको 10 से 15 किलो के बीच में कर लें। किसी भी अनुसंधान, आप एक भी अनुसंधान बता दें जिसने बोला हो कि बीज की मात्रा 15 किलो के ऊपर रखें, आज तक किसी ने नहीं बताया मेरे हिसाब से। तो ये और अपन बात करें कि जैसे खाद मिलाएं, एक तो मेरे हिसाब से DAP बढ़िया है, उसके साथ सल्फर बढ़िया है, तो आपके हिसाब से क्या मिलाना चाहिए? सबसे बेस्ट DAP है और बेंटोनेट सल्फर है, बस। उसके अलावा मान लो किसान को नहीं मिल पाया कुछ कारण बस, यदि किसान को नहीं मिल पा रहा है और वो यदि उसके पास सिडिल ऐसी है जो बिना खाद मिलाए 15 किलो बीज जमीन में डाल सके, तो उसको पाउडर वाली राखड़ छींट देना चाहिए। 3 बोरी 4 बोरी एकड़ छींट दें आप। उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा मिलेगी, सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा, और वो आपको जो DAP काम करेगी उससे ज़्यादा फास्ट काम करेगा। अच्छा। हाँ, और ज़मीन को भी सुधार करेगी।
यूरिया अलग से डाल दो। यूरिया की तो मूंग में शुरुआती अवस्था में नहीं, जैसे संयोग जी, डीएपी में रहता ना यूरिया की जरूरत, उसमें रहता 12%, जो तो अपन मूंग है, मूंग में जब शुरू की अवस्था होती है लगभग 15 दिन, जब तक उसको यूरिया की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो अपनी जड़ में ही गांठें बना देती है, जैसे राइजोबियम की गांठें बोलते हैं। वो खुद ही जमीन से और वातावरण से नाइट्रोजन को, नाइट्रेट को अवशोषित करके और नाइट्रोजन में परिवर्तित करके खुद नाइट्रोजन बनाती है। मूंग को नाइट्रोजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। शुरू के 10 दिन मूंग को नाइट्रोजन की तो आप शुरू में डाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा ये जो बहुत चलते हैं जैसे ग्रो प्लस का नाम सुना है आपने, या और भी जीरोन वगैरह हैं, जी, इनके बारे में आप क्या कहना मैंने चाहते तो हैं? जीरोन डाली है, ग्रो प्लस डाली है, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ना तो मुझे जीरोन से फ़ायदा मिला, ना ही ग्रो प्लस से फ़ायदा मिला। फायदा मिला तो डीएपी से मिला। डीएपी से फ़ायदा मिला। दूसरा, पाउडर वाली राखड़ को मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ। अब यदि कम हो सकें तो आप तो बीज दर के कारण डीएपी डाल दें, कम डाल दें और उसके बाद पाउडर वाली राखड़ छींट दें। यदि लहसुन की सिडिल है आपके पास, लहसुन की सिडिल से आप बोनी कर लें, या राई बोने की, जो सरसों बोने की सिडिल होती है, उससे आप बो सकें। अच्छा, बीज उपचार में अपने को क्या लेना चाहिए? बीज उपचार में सबसे अच्छा तो और पुराना बविस्टीन है, फिर आपका कार्बेंडाजिम है, फिर आपके ऊपर है आप जिलोरा ले सकते हैं, फिर सिजेंटा का वाइब्रेंट है। इनके टेक्निकल मालूम क्या? हाँ, इनके टेक्निकल हैं, जैसे कि आपका बविस्टीन है, बविस्टीन में कार्बेंडाजाइम आता है। आपका जो एक कार्बेंडाजाइम मेनकोजिब आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। जेलोरा में क्या आता है? फिर जेलोरा का टेक्निकल मुझे मालूम नहीं है, जेलोरा में भी अच्छा टेक्निकल है। फिर सिजेंटा का जो वाइब्रेंट है उसमें शायद थायोमेथाक्साइम और एजोक्सिस्टोबिन आता है। एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड, और बाकी जो ऊपर पहले नाम बताए उनमें सब फंगीसाइड है। हाँ। और मेरा मानना है कि मूंग में इंसेक्टिसाइड ज़्यादा मतलब बीज उपचार इंसेक्टिसाइड से करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि लोग बोलते हैं कि मूंग में इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार कर दो तो 8 दिन बाद जो जाले वाली इल्ली लगती है वो इल्ली नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो इल्ली तो आपकी लगना तय है। 8 दिन 10 दिन बाद आपको स्प्रे करना पड़ेगा। फंगीसाइड से आपको बीज उपचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे धान के एरिया हैं, पानी जल्दी उगाने के चक्कर में मूंग बो के फटाफट पानी देना है जल्दी जल्दी। कहीं कहीं पे पानी भरा रह जाता है, पूरे खेत तो समतल होता नहीं है, तो जहाँ पे पानी भरा रह जाता है, मूंग बहुत नाजुक जात होती है, मूंग बहुत जल्दी गल जाती है। तो गलेगी तो वो, यदि बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको 24 घंटे से ज़्यादा पानी भरा रहा तो मूंग गलेगी। लेकिन उस 100 दाने में से 80 दाने गलने थे तो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। जो थोड़े बहुत दमदार दाने होंगे उसमें से 60-70 दाने गलेंगे। इसलिए फंगीसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। दूसरी, आपके बीज में कोई फंगस की समस्या है तो वो फंगीसाइड से बीज उपचार करने के कारण आपकी वो हो जाएगी। आप इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करने की जगह पीएसबी से कर लें। पीएसबी से बीज उपचार करने में उसको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जब तक पौधा थोड़ा परिपक्व अवस्था में होता है, 10 से 12 दिन की अवस्था में, जब तक पीएसबी जो राइजोबियम और पीएसबी से बीज उपचार होता है उसके कारण उसे पोषक तत्व मिल जाएंगे पौधे को। तो मेरा मानना है एक फंगीसाइड, पीएसबी मतलब फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। हाँ जी, फास्फोरस को सरलता से खींच के लाने वाला बैक्टीरिया। हाँ, मेरी भाषा में हाँ, वो कर लें आप। राइजोबियम से कर लें आप, ट्राइकोडर्मा से कर लें। ट्राइकोडर्मा, मूंग में इतने बीज उपचार की जरूरत नहीं होती है, फंगीसाइड में है। अच्छा, जैसे हम कुछ करते आ रहे हैं, कास्केट करके है, जैक्सिस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, और उसके अंदर है थायोमेथाक्साम। 2 फफूंदनाशक है, 1 कीटनाशक है, तो वो भी सही है। वो भी सही है। कीटनाशक भी देखो, मिट्टी में अपने धान के खेत रहते हैं, अपन आप बनाते तो, नहीं है। हाँ जी, फिर गेहूँ लगा देते हैं डायरेक्ट, फिर गेहूँ जैसे ही कटेगा मूंग बो देंगे। तो कुछ आप तो तो कीट मुझे रहते ये होंगे भैया बताएं, जो जड़ को नुकसान कर देते आप होंगे। तो ये बताएं कि आप जैसे 10 साल से खेती कर रहे हो, आप बीज उपचार कितने साल से कर रहे हो? मुश्किल से 2 साल से कर रहे होंगे। नहीं, 10 ही साल से कर रहे हैं। शुरू से बीज उपचार चल रहा है। पहले धान से पहले सोयाबीन बोते थे, उसमें अपन बाविस्टिन नहीं, मूंग की बात कर रहा हूँ। नहीं, मूंग तो शुरू से ही कर रहे हैं। कभी मूंग ऐसी नहीं बोई है जिसमें बीज उपचार नहीं करा हो। मैंने तो पिछले 2 साल से बीज उपचार किया है। कीटनाशक और फफूंदनाशक से ही कर रहे हैं।
स्टार्टिंग से ही। मेरे हिसाब से तो कीटनाशक लेना चाहिए तो आपको हल्का फुल्का ले लें आप, जैसे क्लोरोपेरीफास है 20%, लोग उसकी बुराई करते हैं लेकिन उसको आप ले लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो दीमक है, एक दीमक है, फिर आपकी ज़मीन में आपने सूखे में मूंग बोई है तो जो चींटी है या जो भी इंसेक्ट हैं जो मूंग के दाने को खा लेंगे वो नहीं खाएंगे। एक बार आपकी मूंग उग गई उसके बाद इंसेक्टिसाइड की आपको ज़रूरत ही क्या बीज उपचार में? मूंग में इतनी क्या ज़रूरत है? मेरे हिसाब से नहीं है, ये मेरी पर्सनल चलो सोच है। आपके हिसाब से नहीं है, मगर मेरे हिसाब से तो भैया मैं सोचूंगा कि इंसेक्टिसाइड चलाना चाहिए बीज उपचार मेरे में हिसाब कि से नहीं सबसे चलाना चाहिए। सस्ता और सबसे सुंदर है क्लोरो 20% वाली लें। एक में अच्छा, 1 अब आ लीटर को जाते हैं अपन। 2 किलो मूंग में लें और प्लस कार्बेंडाजिम मेनकोजिम ले लें। सबसे हाँ। सस्ता और सबसे सुंदर बीज उपचार। अच्छा, अब आ जाते हैं, अपन ने मूंग बो दी है, अब पानी देना है भाई साहब मूंग में हल्का। नहीं, अपने पहले इधर तो धान के खेत देखिए, रहते हैं। आपको मूंग बोने के बाद बिल्कुल टाइम टू टाइम, आज आपने मूंग बोई है, आज की तारीख याद रखें, उससे 8 दिन बाद आप स्प्रे कर दें। नहीं, अभी तो अपने को मूंग बो दी है, हम्म। अपने को सिर्फ उतनी ज़मीन में, जितनी ज़मीन में अपनी मोटर या नहर से अपन एक रात में पानी दे सकें, उतनी ज़मीन में बेलर 32 डालने हैं। हाँ जी, बिल्कुल डालना है। ज़रूरी काम है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है। यदि आपके मूंग में खरपतवार हो जाएगा तो आपका उत्पादन वैसे ही कम हो जाएगा। है ना। और कुछ खास किसानों से मुझे ये बात पता चली है, आप भी चाहो तो एक आध एकड़ में करके देख लेना, बाकी मैं भी करके ही देखूंगा, पूरे में नहीं लूँगा, कि आप पहले बेलर 32 डाल दो, फिर बुआई कर दो, और उसके बाद आप अगर 5 दिन के बाद भी पानी दोगे तो बेलर 32 का असर ख़त्म नहीं होगा। सर मैंने तो नहीं किया, ये पर्सनल मैं एक्सपीरियंस करके नहीं है, देखूंगा इस लेकिन बार मैं लगभग कुछ 1-2 आपसे एकड़ अलग में। करके देखूंगा। मैं ये करके देखूंगा कि मैं मूंग बोऊंगा, हाँ। मूंग बोने के बाद पानी दूंगा और पानी देने के तुरंत बाद मैं बेरल 32 डालूंगा। फिर पाँव गड़ेंगे ना। गड़ने दीजिए, कितने पाँव गड़ेंगे? चलो खेत वो बखेलते करके हैं नहीं, ऊपर ऊपर मूंग बोते हैं, इतने इतने पेड़ गड़ेंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि 7वें दिन पे जो इल्ली लगती है जी। जाले वाली, हम्म। उसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता और बेहतरीन मतलब क्या डालना चाहिए इनसे? सर पहली बात तो कोशिश ये करें कि आप 7वें दिन दवाई डाल दें, आपकी इल्ली लगी नहीं पाएगी। और यदि लग भी जाती है तो भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप 7-8 दिन पे दवाई डाल दें। कौन सी उसमें डालनी है? आप जो इमाबेक्टिन बेंजोएट 5% होती है वो आप ले लें, 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़। सिंगल वही डालें, साथ में कुछ ना मिलाएं। या फिर आप ले लें कोरोजिन वाला केमिकल क्लोनिल्टाप्लोर, जो 18.5% आता है, उसको भी आप ज़्यादा नहीं डालें। उसको भी मेरे हिसाब से 4 पंप 20 लीटर के पानी वाले पंप में 4 ml प्रति पंप के हिसाब से आप वो डाल दें, और वो भी सिंगल डालें। आपकी बिल्कुल इल्ली कंट्रोल हो जाएगी। कुछ ज़्यादा महंगे टेक्निकल डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं हुई तो फिर डबल से डालो। नहीं, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। आप स्प्रे अच्छे से करें और कोशिश करें 7वें दिन आप स्प्रे कर दें। ये दोनों टेक्निकल सबसे बेस्ट टेक्निकल हैं। सस्ते भी नहीं बोल सकते हैं, महंगे भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा, अच्छे टेक्निकल हैं। पहले स्प्रे में हम कुछ मिलाना चाहें, जैसे एक बार फिर 7वें दिन पे फंगीसाइड ले लें या फिर अपना ह्यूमिक एसिड वगैरह ले लें, तो ये पहले में लेना चाहिए कि उसके अगले आप वाले ये में? बताएं कि फंगीसाइड लेने की ज़रूरत क्या है पहले स्प्रे में? आप 7वें दिन में डाल रहे हैं, आपने पानी दे दिया, मूंग उगा ली, आप 20 दिन तक पानी नहीं देंगे उस मूंग में तो आपको फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं है। उमला जो आता है वो उमला किसी से नहीं रुकता। आपने इस साल चने में भी देखा है, जो उमला आ गया पौधे में वो उमला नहीं रुक सकता। एक थायोफिनेट मिथाइल है जो उमले में सबसे कारगर है, लेकिन वो भी उमला को, चने के उमले को नहीं रोक पाता है। हाँ, कंट्रोल कर पाता है कुछ हद तक, जिन पौधे में नहीं आए उनमें नहीं आने देता है। इसलिए मेरा मानना फंगीसाइड नहीं लेना चाहिए। आप ह्यूमिक एसिड की बोल रहे हैं तो आप 7 दिन में डालेंगे, मूंग 2 पत्ती की होगी, 90% ह्यूमिक एसिड तो आपको ज़मीन में फेंकाएगा। तो ज़मीन में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ह्यूमिक एसिड 40 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर में वैसे ही काम नहीं कर पाता है। अच्छा, इसलिए चलो अब अपन बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें दूसरे स्प्रे पे जानी अगला चाहिए। स्प्रे मतलब दूसरा स्प्रे कितने दिन बाद होना चाहिए? आपने जो पहला स्प्रे करा 7 दिन पे, उसमें आप 15 दिन जोड़ दीजिए। 15 दिन बाद आप 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दिन। हाँ, आप 21 दिन पे 22 दिन पे आप स्प्रे कर दें दूसरा, और उसके बाद आप पानी लगा दें।
ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी रूटीन है। मैं क्या करता हूँ सर कि पहला स्प्रे करा, उसके 20-21 दिन पे दूसरा स्प्रे करता हूँ और पानी अच्छा, लगा देता हूँ। दूसरे स्प्रे में फिर क्या लेना चाहिए? दूसरे स्प्रे में यदि इल्ली नहीं है आपके खेत में तो आप कोई भी एक टेक्निकल ले सकते हैं, जैसे इमावेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, या कोरोजिन वाला केमिकल ले सकते हैं, या फिर सिजेंटा का एमिस्टा वो एम्प्लीगो आता है जिसमें लेमडा साइलोथिन प्लस आपका कोरोजिन वाला केमिकल आप आता यही है। केमिकल चलाते हैं? हाँ, मैं यही केमिकल और चलाता इल्ली हूँ। नहीं लगती आप? इल्ली बिल्कुल नहीं लगती सर। अच्छा अच्छा, मान लो अपन ने वेलर 32 नहीं डाली बहुत से किसान ने, और फिर चारा उग गया, तो 22वें दिन पे पानी लगाने से पहले या पानी लगाने के बाद कौन सा चारा मार सबसे बेस्ट रहेगा? चारे मार में आपकी आयरस अच्छी आती है, और अब एक्चुअल में तो अभी हर्बिसाइड में कोई भी हर्बिसाइड मूंग के लिए नहीं बनी है, लेकिन एकमात्र हर्बिसाइड बीएसएफ कंपनी ने बनाई, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है। उसमें जो वैज्ञानिक है उनने संशोधित करी है कि ये मूंग के लिए बनी है। इस साल मैं उसका देखूंगा, यदि चारा होता है तो मैं वो ही डालूंगा। वो जो भी हर्बिसाइड है उसका मुझे नाम भी नहीं मालूम, बीएसएफ मैं कंपनी उसकी की है। अलग से एक वीडियो बना के आप एकमात्र लोगों के लिए हर्बिसाइड छोड़ है दूंगा। जो मूंग के लिए बनी है। और ऐसे ही मूंग में जो बहुत अच्छी अच्छी हर्बिसाइड है, जैसे कि एक 2 in 1 है, एक केनोरा करके हाँ, है, केनोरा के भी अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसी जो हम डालते हैं, जैसे आपके खेत में मान लो मोथा घास बहुत ही ज़्यादा है तो आप सेम्प्रा है। सेम्प्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो भी हर्बिसाइड है उनकी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा। अब भैया आ गए हैं मुझे अपन। तो सर अभी तक चारे के लिए खरपतवार नाशी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? और वैसे बेरल 32 से चारा रुक जाता है। बेरल 32 का अच्छा स्प्रे करें आप, 1 लीटर प्रति एकड़ लें और कम से कम पानी की मात्रा ज़्यादा लें। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लें। आप 90% आपके खेत में चारा हो गई नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छी कंपनी की बेरल 32 लें, जैसे कि बीएसएफ की हुई, एक वो बिलवुड की हुई। 72 घंटे वाली जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसका नाम क्या है? सर वो 72 घंटे वाली की कुछ शिकायतें ये हैं कि जैसे आपने मूंग के खेत में वो 72 घंटे वाली डाली, तो नेक्स्ट फसल आप जो लोगे, जैसे सोयाबीन लेते हो या मक्का लेते हो, तो उसमें सफ़ेद टाँके के टाँके खुलते हैं, मतलब वो दूसरी फसल तक उसके दुष्प्रभाव तो होते हैं। मतलब 72 घंटे वाली नहीं मेरे डालनी। हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अब अपन ने 22वें दिन पे स्प्रे कर दिया है, 25-26वें दिन पे पानी दे दिया है, फूल आ जाते हैं लगभग 35 दिन पे मान के चलो 35 दिन पे, तो अपने को 35 दिन तक कोई पानी नहीं देना है। नहीं देना उसको है। मूंग को अच्छा तपाना है। मूंग जितनी तपेगी, जितनी ताव खाएगी, जमीन जितनी फटेगी, उतने आपके मूंग में फूल ज़्यादा आएंगे। मूंग होती है गर्मी की फसल, जितनी मूंग को गर्मी मिलेगी, कोई फूल मूल की दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मूंग में वैसे ही फूल आ जाएंगे। और जैसे ही आपके फूल से हल्के से तुए बनते हैं, आप फिर से पानी दे दें, और ये आखिरी पानी रखें यदि आपकी बोनी अप्रैल की है तो। फूल के बाद में जैसे फूल छिटके पानी दे दो और हल्के से 5-1 दिन रुको, खेत सूखने भी मत दो, और पानी की व्यवस्था हो तो एक और पानी हाँ, एक और दे सकते हैं दे आप। सकते हैं ना। और भैया एक बहुत बड़ी मतलब कि समस्या कुछ क्षेत्रों में आती है, अपनी क्षेत्र में तो भगवान की कृपा है मारू का, इसके लिए देखिए, क्या? एक बार मेरे खेत में मारूका आई थी और मेरी मूंग बहुत जोरदार लगी थी। मैंने विराट लगाई थी, तो बहुत ही जोरदार लगी थी मेरी मूंग, और मैंने एक स्प्रे कर दिया लेकिन मारूका नहीं गई। फिर मैंने दूसरा स्प्रे किया। मैं धान का किसान हूँ, इसलिए मुझे इंसेक्टिसाइड का थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैंने दूसरे स्प्रे में बहुत हेवी डोज लिया। मैंने लिक्विड में इमावेक्टिन बेंजोएट ली। अब मुझे प्रॉपर तो नहीं मालूम कितना कितना डोज लिया, केमिकल का नाम मालूम है। लिक्विड में इमावेक्टिन बेंजोएट ली, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड लिया, और उसके साथ में कोरोजिन वाला टेक्निकल भी लिया, और एक एसीफेट पाउडर लिया, और इसका स्प्रे किया। आप मानेंगे नहीं, नीचे दूसरे दिन पूरा जमीन में इल्लियों का पूरा थर के थर बिछा था। उससे फूल उल झड़ने की? हाँ, यदि आपने फूल की अवस्था पे उसको डाल दोगे तो आपके फूल 101% झड़ जाएंगे। तो और यदि मतलब फूल के तो पहले डाल, कोई खा लेने दो, फूल झड़ेंगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गर्मी और हीट जनरेट करेगी कि आपकी मूंग में 4 दिन बाद फिर से फूल आ जाएंगे।
अच्छा, और फूल से पहले ही डालने हैं अपन फूल को? से पहले आपने डाल दी तो भी फूल आ जाएंगे। वो क्या करती नहीं, है, जैसे फूल से पहले डाली, अपने को 2% फूल देखने लगे, अपन ने पानी लगाने ही वाले हैं अपन, और ये डोज जो आपने बताया बिल्कुल ये डालना डाल दो, चाहिए। तो मारूका फिर आएगी कि नहीं प्रिवेंटिव में? नहीं, यदि आप कोरोजिन इमामेक्टिन डालते हैं तो शायद मारूका नहीं आए, लेकिन जो कॉपर हाइड्रोक्लोराइड होता है और एसीफेट पाउडर होता है ये तत्काल में काम करता है। एसीफेट पाउडर गैस बनाता है, मूंग बेसी घनी हो जाती है उस समय पे, अच्छी पेड़ कर लेती है, फूल की अवस्था में रहती है। एसीफेट पाउडर नीचे जाता है, इसको शाम की अवस्था में डालना चाहिए 4-5 बजे। तो ये रात भर जब गैस बनाता है, गर्मी बनाता है, और मूंग में गर्मी के कारण ही फूल आते हैं, तो ये प्रिवेंटिव में काम नहीं करता। एसीफेट भी नहीं करेगा, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड भी नहीं करेगा, गैस बना बुनू के 1-2 दिन में उड़ जाएगा। मारूका पे से और भी दवाइयाँ हैं, और भी वीडियोज़ हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन्हें देखना। बहुत अच्छी और कारगर और प्रभावी दवाइयाँ हैं। बाकी हर एक किसान के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे भाई साहब कंट्रोल कर लेते हैं, और बहुत बढ़िया इन्होंने प्रबंधन बताया है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी तरफ से कि मुख्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं, मुख्य पोषक तत्व के अलावा इनमें फेरस का एक बहुत बड़ा योगदान है। इल्लियों को ख़त्म करने के लिए आप अपनी फसल में पहले दूसरे छिड़काव में किसी भी तरीके से पोषक तत्वों के साथ फेरस वाली दवाई लें। फूल के समय पर भी आप जाते हैं टॉनिक की ओर, तो मैं कहूँगा कि जब आप हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं और हर्बिसाइड का कुछ कुप्रभाव हो जाता है, तो उस समय पर आप सियाप्टन 10L या पोषक सुपर जैसी जो भी टाटा की बाहर इस टाइप की जो भी मतलब कि टॉनिक है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हर्बिसाइड से ज़्यादा नुकसान नहीं है तो आप भाई साहब 05234 और उसके साथ बोरान, और इसके साथ आप जो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली टॉनिक डालना चाहें उसमें आप फेरस की मात्रा ज़रूर लें। उससे बहुत हद तक आपके खेतों में इल्लियों से होने वाला नुकसान से आप बच सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा मानना तो ये है, यदि आपको मूंग अच्छी पैदा करनी है, मतलब उसका अच्छा उत्पादन लेना है, तो सबसे मेन मूंग को पैदा करने का मोटिव होता है पानी। आप कम से कम पानी दें, लिमिटेड पानी दें। आजकल इतनी दवाइयाँ चल गई और एक से बढ़ के एक दवाइयाँ चल गई कि इल्लियाँ तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो। इल्लियाँ तो 90% आदमी इल्लियों को कंट्रोल कर सकता है। यदि आपने लिमिटेड पानी दिया, आपकी मूंग बहुत अच्छी होगी, आपको कोई टॉनिक डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा मानना ये है कि ये टॉनिकों के पीछे नहीं भागना चाहिए, आप एनपीके के पीछे भागें। 19-19-19 हुआ, 052-34 हुआ, बोरान हुआ, ये पोषक तत्व डालें। टॉनिक मुझे अच्छी नहीं लगती है, मेरा पर्सनल मेरा भी एक्सपीरियंस है। कहना यही है कि टॉनिक नुकसान हो, हाँ, और टॉनिक नाम रख दिया है, बाकी अलग अलग दिक्कतों के लिए अलग और अलग ये प्रकार की दवाइयाँ दुकानदारों का चलती हैं। बेचने का तरीका है, ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये जहर ले जाओ, इतने मात्रा में डालो। आप कोरोजिन डालते हो, कोरोजिन के साथ में प्रोफेनो भी मिला दो, कोरोजिन के साथ में लेमडा भी मिला दो। जब कोरोजिन ही इल्ली को मार देगी तो साथ में मिलाने की क्या ज़रूरत है? वो भी सही बात है। इंसेक्टिसाइड है, दूसरी भी इंसेक्टिसाइड है, 3-3 4-4 इंसेक्टिसाइड एक डोज में मिला मिला के दुकानदार डलवा रहे हैं, हर कुछ डोज डलवा रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है इतने इंसेक्टिसाइड की डालने की? आपके मूंग में लिमिटेड पानी है, आपने पूरे पोषक तत्व दिए हैं, आपका सही बीज है, तो आपकी मूंग बिल्कुल पैदा होगी। आपकी मूंग को पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी झूठ और भ्रांति बातें हैं कि उसकी मूंग 10 कुंटल एकड़ हो गई, उसकी मूंग 12 कुंटल एकड़ होती है। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन वो कुछ किसानों की होती है, उनकी वैसी मेहनत होती है, उनके वैसे खेत होते हैं। लेकिन आपकी मूंग यदि 6 कुंटल एकड़ हो रही है तो भी वो आपका बहुत अच्छा एवरेज है। आपकी मेहनत के हिसाब से। हाँ, 60 दिन में 6 कुंटल एकड़ मूंग हो गई है। बाकी कभी भी आप में ये नहीं सोचना है कि हमने 6 कुंटल पैदा कर ली तो बहुत पैदा कर ली है, क्योंकि आप अगले साल उससे ज़्यादा पैदा करने की कोशिश में रहोगे। हर साल कुछ ना कुछ नया करने की और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करोगे तो ही आप ज़्यादा फसल पैदा कर पाओगे। अगर संतुष्टि बना लोगे अपने मन में कि इतनी हो गई तो बहुत है, तो वो आप उतने में ही या नहीं, उससे लेकिन कम में खुश ही भी सिमट रहना जाओगे। चाहिए इंसान को कि 6 हो गई है, बहुत है, बढ़िया है। तो और कुछ चर्चा करना है? नहीं, तो बस। भाई साहब अपने दोनों भाई फ्री बैठे थे, बहुत देर से मन हो रहा कि था कि यार मूंग पे अपन चर्चा करते हैं, तो हमने आलोक जी का इंटरव्यू लिया है, और उम्मीद करूंगा ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा।
और अच्छा लगे तो शेयर करना। मैंने यदि कुछ गलत बात बोली हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय राम। जय राम जी।